हाय एवरीवन। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष चल रहा था, जो युद्ध चल रहा था, वो पिछले 10 मई को युद्ध विराम घोषित होने के बाद से ही वो रुक गया है। तो ये चूँकि ये हम सब भारतीयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, हम सब से जुड़ा हुआ है, हमारे राष्ट्र हित की बात है, तो इस बारे में जानकारी पुख्ता करना ये हम सब के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या था ये पूरा मामला और क्यों भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ और कैसे इस पर अभी विराम लग चुका है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सारा जो मामला है ये शुरू होता है एक आतंकवादी हमला से, जो कि पिछले महीने अप्रैल 22 तारीख को जम्मू कश्मीर के वैसरन वैली जो पहलगाम के पास है वहाँ से शुरू होता है, जहाँ पे हमारे 26 भारतीय नागरिकों की हत्या कर दी जाती है आतंकवादियों के द्वारा। तो जो आतंकवादी थे वहाँ पे लोकल अटायर पे आए थे, मतलब स्थानीय वेशभूषा में आए थे और वो विक्टिम्स के धर्म पूछे, उनके नाम पूछे और उनकी हत्या कर दी। ये बहुत ही दुखद विषय था और इस हमले की जो जिम्मेदारी है ये पाकिस्तान की एक आतंकवादी ग्रुप जिसका नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट, वो जिम्मेदारी लेता है। हालांकि बाद में वो उस बात से मुकर जाता है, बोलता है कि ये एक कम्युनिकेशन ब्रीच था, लेकिन इस घटना के बाद से ही पूरे भारत में आक्रोश फैल जाता है और सब उन पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए मांग करते हैं। और वास्तव में ये एक बहुत ही भयावह और दुखद घटना थी। तो घटना के बाद से भारत सरकार इस पर कार्रवाई करती है, एक्शन लेता है और तुरंत ही जो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो सिंधु जल समझौता होता है उस पर उसको सस्पेंड कर दिया जाता है भारत सरकार की ओर से। और जो पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर्स हैं उस पर मतलब क्लोज कर दिया जाता है उसको, और पाकिस्तानियों को अगले कुछ ही घंटों में भारत छोड़ने की आदेश दे दिया जाता है। उसके बाद से देश में एक माहौल सा बन चुका होता है कि पाकिस्तान को हमें एक कड़ा जवाब देना है और जिस तरह से हमारे नागरिकों की हत्या की गई उसका बदला लेना है। तो इसी सात मई को भारत सरकार और हमारे सशस्त्र बलों द्वारा एक ऑपरेशन शुरू किया जाता है, ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया जाता है इसको। और इसमें होता क्या है ना, जो भारत पाकिस्तान और पीओके जो पाक अधिकृत कश्मीर है वहाँ पे जो टेरर कैंप्स हैं उसको टारगेट किया जाता है, उस पर अटैक किया जाता है, उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। और इसके बाद से ही पाकिस्तान इस पर रिएक्ट करता है और एक एक्ट ऑफ वॉर होता है जिसमें दोनों देश एक दूसरे के ऊपर वॉर डिक्लेयर करते हैं। और बाद में यूनाइटेड स्टेट्स की इंटरवीन के बाद ये 10 मई को ही भारत और पाकिस्तान के बीच जो चल रहा संघर्ष और युद्ध उस पर विराम लगता है और यूनाइटेड स्टेट की मध्यस्थता के बाद सीज फायर डिक्लेयर किया जाता है। तो दोस्तों, क्या भारत को ये सीज फायर जो डिक्लेयर हुआ इसका समर्थन करना चाहिए था? क्या जो कि भारत एक तरह से पाकिस्तान को डोमिनेट करके रखा था, पाकिस्तान बैकफुट में था,
हम उनके एयर डिफेंस को डिस्ट्रॉय कर चुके होते हैं और उनके जो पूरी अटैक्स थे उसको हम मतलब अनसक्सेसफुल कर दिए थे। वो एक तरह से पाकिस्तान पूरी तरह से बैकफुट पे था। तो इसी इसी इस तरह के डोमिनेट करने के बावजूद क्या इस तरह का जो मौका था हम लोगों के पास पाकिस्तान को एक कड़ा जवाब देने का, इसके बाद हम सीज़ फायर डिक्लेयर करते हैं, क्या ये सही होता है और क्या इसके प्रभाव हो सकते हैं, क्या इसके नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो अगर हम बात करें पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ द सीज़ फायर, जो भारत जो सीज़ फायर के लिए राजी हुआ, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों पहला इसका हो सकता है कि प्रिवेंशन ऑफ एक्सकेलेशन इनटू फुल स्केल वॉर, राइट। तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध छिड़ा हुआ था, ये एक बहुत ही फुल स्केल वॉर में ना कन्वर्ट हो जाए। और चूंकि बोथ कंट्रीज आर न्यूक्लियर पावर्स, बोथ कंट्री दोनों ही देश न्यूक्लियर पावर्स हैं, और जब युद्ध एक्सकलेट होगा तो जाहिर सी बात है कोई भी कंट्री अपने देश की रक्षा करने के लिए न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। तो इस चीज़ का जो खतरा था इसको ये सीज़ फायर प्रिवेंट करता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ, मानवता की दृष्टिकोण से जो सिविलियन कैजुअलिटीज़ होते हैं एक वॉर में, जो बेकसूर नागरिक मारे जाते हैं, इन सब से भी हमें याद दोनों देश को एक तरह से रिलीफ मिलता है सीज़ फायर के बाद। जैसे कि भारत हालांकि इस युद्ध के दौरान ना तो किसी आम नागरिकों को टारगेट बना रहा था, ना कोई रिलीजियस प्लेस को, बट पाकिस्तान की ओर से भारत के सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा था, जो कि बहुत ही युद्ध एथिक्स के, वॉर एथिक्स के खिलाफ है। तो ये भी एक फैक्टर था सीज़ फायर का, सीज़ फायर डिक्लेयर करने का, एग्री होने का इसके लिए। नेक्स्ट होता है डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू। इससे ये होता है साबित कि जो भारत है वो डिप्लोमेटिकली इसको बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसके जो मैटर हैं इसमें इंटरनेशनली वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये मतलब इंटरवीन करने पे मजबूर कर रहा है। तो ये एक फैक्टर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्लोबल सपोर्ट, द सीज फायर वाज वेलकम्ड बाय द यूनाइटेड नेशन। इसको जब सीज फायर होता है तो ग्लोबल कम्युनिटी जो है पूरी दुनिया से सपोर्ट और इसके लिए मिलता है, क्योंकि पूरा विश्व शांति चाहता है और इस कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि दुनिया में युद्ध छिड़े और नुकसान हो। तो ये भी एक फैक्टर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मिलिट्री डी एक्सकलेशन enabled both militaries to disengage from high alert status, which helped reduce operational risk and accidents, right। तो जो मिलिट्री डिसएंगेज होता है, जो आर्म फोर्सेस हो, हमारे जो मिलिट्री हैं, सशस्त्र बल हैं, उन पर जो इसको उनको एक्सकलेट किया जाता है युद्ध के लिए, उस पर रोक लगी और उसको थोड़ा हम कह सकते हैं कि वो डी एस्केलेट हुआ। तो ये भी एक फैक्टर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट्स की, क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं इसके। तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स की अगर हम बात करें
तो ये शॉर्ट लिव्ड एंड फ्रेजाइल था, ठीक है। जबकि हम भारत पाकिस्तान को एकदम से पीछे धकेल चुके थे, हम उन पर जीत हासिल करने वाले थे। हम चाहते तो पाकिस्तान को मजबूर कर सकते थे हमारी बात मनवाने के लिए। तो इस स्थिति में होकर भी हम सीज़ फायर को एग्री करते हैं, तो ये बहुत ही फ्रजाइल होता है ये डिसीजन लेना। तो वायलेशन वर रिपोर्टेड विद इन आवर्स ऑफ द अनाउंसमेंट, और सीज़ फायर के डिक्लेयर होने के बावजूद, वो रिपोर्ट होने के बावजूद, अनाउंसमेंट होने के बावजूद सीज़ फायर का वायलेशन होता है पाकिस्तान की ओर से। एंड इंडिया रिपोर्टेड ड्रोन इंटरजेंस एंड फ्रेश सेलिंग व्हाइल पाकिस्तान डिनाइड द क्लेम्स। हालांकि पाकिस्तान इस क्लेम को डिनाई करता है कि हमारी ओर से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन भारत ये रिपोर्ट करता है कि पाकिस्तान के ड्रोन्स सीज़ फायर डिक्लेयर होने के बाद भी, अनाउंस होने के बाद भी, उनके जो ड्रोन्स थे, पाकिस्तान के ड्रोन्स थे, वो बार बार इंडिया के एयर स्पेस में घुसने की कोशिश कर रहे थे या घुस रहे थे। तो ये भी एक चीज़ मैटर करता है कि सीज़ फायर तो के लिए भारत एग्री हुआ, लेकिन स्थिति उसके बाद भी नहीं सुधरी। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो नो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। क्या इस बात की अकाउंटेबिलिटी है कि सीज़ फायर डिक्लेयर होने के अनाउंसमेंट, उसके लिए एग्री होने के बाद क्या अकाउंटेबिलिटी है पाकिस्तान की कि वो आने वाले दिनों में इस चीज़ पर मॉनिटरिंग करेगा, आतंकवाद के खिलाफ वो क्या खड़ा होगा। तो इस चीज़ की भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रही। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मिलिटेंसी इशूज अनएड्रेस्ड। द कोर ट्रिगर टेररिस्ट अटैक्स originating from पाकिस्तान was not resolved। तो जो कोर चीज़ था, जो इसने ट्रिगर किया इन सब चीज़ को, ये जो युद्ध हुआ और जो संघर्ष हुआ, इस चीज़ को जो ट्रिगर किया, टेररिस्ट अटैक्स जो कि पाकिस्तान से ओरिजिनेट हुआ था, ये पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो ये भी एक इशू रहा, और ये भी एक इशू जिसको अनएड्रेस्ड रह गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंडियाज़ कंसर्न अबाउट पाकिस्तान वेब टेरर नेटवर्क्स वाज नॉट एक्सप्लिसिटली एड्रेस्ड। वही जो पाकिस्तान पीछे से इस टेरर नेटवर्क्स को सपोर्ट करता है, वो पूरी तरह से एड्रेस नहीं किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कि जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक कह सकते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट्स के तौर पे, तो ये परसिव्ड वीकनेस, ठीक है। सम इंडियन एनालिस्ट्स आर्ग्यू दैट halting strikes prematurely may be seen as India backing down। तो हम कह सकते हैं ये जो प्रीमेच्योरली, बिना अपने लक्ष्य को हासिल किए हमने जो सीज़ फायर के लिए राजी हो गए, ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक भारत की छवि खराब करने वाली है। जैसे कि पता चलता है कि भारत किसी प्रेशर में आकर सीज़ फायर कर रहा है, जबकि हम पाकिस्तान को एक तरह से पीछे धकेल चुके थे इस युद्ध संघर्ष में, और पूरी तरह से हम उसको हार मानने पे मजबूर कर सकते थे, लेकिन इसके बावजूद हम सीज़ फायर के लिए एग्री हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारत के ऊपर कोई प्रेशर है, इस चीज़ को दिखाता है या इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। नेक्स्ट, टेम्पररी नॉट ट्रांसफॉर्मेटिव। लाइक पास्ट सीज फायर्स, दिस डिड नॉट रिजॉल्व कश्मीर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और बायलैटरल ट्रस्ट डिफिक्ट। सो ये जो था
पूरा मामला, पूरा जो संघर्ष शुरू हुआ था, इसको अंजाम नहीं मिला। ये एक तरह से टेम्परेरी हो गया, नॉट ट्रांसफॉर्मेटिव। इससे ना कोई चीज़ बदला, इसमें कुछ भी ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। जैसे कि हम पास्ट सीज़फायर्स को देखें, उसमें भी हमें ना तो कश्मीर मुद्दा जो है इसका कोई सॉल्यूशन मिला, ना क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो बॉर्डर में आतंकवादी जो घुसने की कोशिश करते हैं, जो क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, इन सब का कोई समाधान मिला, ना जो हमें बायलैटरल जो ट्रस्ट है, जो विश्वास है एक दूसरे के प्रति, इसका भी कोई समाधान नहीं मिला। तो ये कह सकते हैं इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है सीज़ फायर का, जो कि टेम्पररी है। आई मीन टेम्पररी, ये पूरा जो संघर्ष था ये टेम्पररी रहा, इसका कोई ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मेटिव नहीं रहा। ठीक है, तो आइए चलिए जानते हैं इसमें एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। तो इस सीज़ फायर के सपोर्ट में बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा है, इसका सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इसके सपोर्टिव ओपिनियंस क्या क्या हैं, कौन कौन है, देखते हैं। जनरल सैयद अटा हसनैन, ठीक है, तो ये कहते हैं, ये सपोर्ट करते हैं सीज़ फायर को, जो कि टेक्टिकल पॉज दैट अलाउज ब्रीदिंग रूम फॉर सिविलियंस एंड अवॉइड्स एक्सकलेशन। हाउएवर ही कॉशंस दैट इंडिया मस्ट रिमेन अलर्ट एंड नॉट लोअर इट्स गार्ड। ओके, ये इनका कहना है कि ये जो सीज़ फायर था ये एक नेसेसरी टेक्टिकल पॉज है। ये एक हम कह सकते हैं ये जो सीज़ फायर करना एक टेक्टिकल डिसीजन था, और जिससे हमारे सिविलियंस, दोनों मुल्कों के सिविलियंस की जो कैजुअलिटीज़ होने की जो चांसेस थे, उस पर कह सकते हैं उसका रिस्क कमता है, और जो वॉर एक्सकलेशन था उसको अवॉइड हम लोग कर पाए। और उसके साथ ही इंडिया को अलर्ट रहना चाहिए, अपने जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको दुरुस्त करना चाहिए, हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, इनका कहना है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें हैप्पीमोन जैकब, जो कि प्रोफेसर हैं जेएनयू के, तो इनका कहना है, ही कंसिडर द सीज़ फायर ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, suggesting that India's limited military objectives were achieved. He emphasizes the need for institutional frameworks to prevent future misunderstanding. Right? तो इनका कहना है कि ये कंसिडर करते हैं जो ये सीज़ फायर हुआ ये एक राइट डायरेक्शन में जाएगा, और ये सजेस्ट करते हैं कि इंडियाज़ लिमिटेड मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स वर अचीव्ड। जो इंडिया जो ऑब्जेक्टिव लेकर ये जो संघर्ष कर रहा था ये अचीव हो चुका है, और जो लिमिटेड अचीव था, जैसे कि आतंकवादी ठिकानों को हमें टारगेट करना था, आतंकवादियों को जो 26 हमारे शहीद हुए उनका बदला लेना था, वो सब हम अचीव कर चुके हैं। एंड ये फ्यूचर मिसअंडरस्टैंडिंग जो होगा इसको भी ये ख़त्म करेगा, इसको प्रिवेंट करेगा। तो इनका मानना ये है हैप्पीमोन जैकब का। नेक्स्ट देखते हैं गौतम बमवाले, ये फॉर्मर इंडियन का हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान है। ही एक्नॉलेजेस दैट इंडिया इज़ इन ए वॉर लाइक सिचुएशन and appreciates the government firm stance. He views the ceasefires as a necessary de-escalation step during high tension. तो ये सरकार की तारीफ करते हुए कहते हैं कि ये जो सरकार ने जो वर्क लाइफ सिचुएशन था इसको ये इस पर जो सरकार का जो स्टैंड था ये बहुत ही एक्नॉलेज करते हैं इस चीज़ को, और वो कहते हैं सीज फायर इज एज ए नेसेसरी डी एक्सक्लेशन स्टेप ड्यूरिंग हाई टेंशन। तो ये जो युद्ध की गंभीरता थी, जो रिस्क था, इसको ये डिस एक्सक्लेट करने में सरकार ने अच्छा स्टैंड लिया, और सरकार का स्टैंड था। तो ये उनका कहना है। नेक्स्ट जो क्रिटिकल ओपिनियंस हैं इसके, जो सीज फायर के अगेंस्ट में जो लोग बोल रहे हैं उसमें
ये है ब्रह्मा चेलानी, जो स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट हैं। इनका कहना है ही शार्पली क्रिटिकल ऑफ द सीज फायर्स, कॉलिंग इट्स ए प्री मेच्योर डिसीजन। तो इनका कहना ये कि ये एक प्री मेच्योर डिसीजन था, कि ऐसे ही हम अचानक से शार्पली सीज फायर के लिए एग्री हो जाते हैं। ही आर्ग्यूज दैट इंडिया हैड द अपर हैंड एंड द लॉस्ट लिवरेज बाय एग्रीइंग टू स्टॉप व्हेन इट कुड बी हैव प्रेस्ड पाकिस्तान हार्डर। इनका कहना है कि जबकि हम पाकिस्तान को बहुत ही बुरी तरह से हरा सकते थे, कई मतलब पाकिस्तान उम्मीद से ज़्यादा, उनके उम्मीद से ज़्यादा उनका जो मिलिट्री एयर डिफेंस सिस्टम था, या जो भी उनकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी, वो उम्मीद से ज़्यादा कमज़ोर निकली। और इस परिस्थिति में जब हम भारत एक मजबूत स्थिति में थे और हम पाकिस्तान को अपने हिसाब से उस बात मनवा सकते थे, या अपनी जो चीज़ है, तो इसी दौरान हम भारत पीछे हट जाता है और सीज़ फायर के लिए राज़ी हो जाता है। ये एक आश्चर्य करने वाला डिसीजन था, ये इनका कहना है। नितिन गोखले डिफेंस एनालिस्ट हैं, ये कहते हैं ही बिलीव्स द सीज फायर अलाउड पाकिस्तान टू मैनिपुलेट द सिचुएशन डिप्लोमेटिकली एंड स्पेशली बाय पोर्ट्रेइंग इटसेल्फ एज ए विक्टिम देयर बाय कॉजिंग इंडिया टू लॉस नेटिव मोमेंटम। तो ये बिलीव करते हैं कि ये जो सीज़ फायर था, ये पाकिस्तान को एक मौका देने जैसा था। ये चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकता है, पाकिस्तान खुद को विक्टिम की तरह दिखा सकता है ग्लोबली, दुनिया में, और एक भारत के खिलाफ एक नैरेटिव बना सकता है। तो ये नितिन गोखले का यही कहना है। और नेक्स्ट देखते हैं मेजर गौरव आर्या, जो डिफेंस कमेंटेटर हैं। ही इज़ हाईली स्केप्टिकल एंड एक्यूजेस पाकिस्तान ऑफ यूजिंग सीज फायर्स एज ए डिक्रिप्शन टेक्टिक। ही बिलीव्स इंडिया शुड कंटिन्यू शोइंग स्ट्रेंथ टू डिटर फर्दर प्रोवोकेशन। तो ये कहते हैं कि ये जो पाकिस्तान के खिलाफ हम इस जंग को जारी रखना चाहिए था, एक फर्दर मतलब कह सकते हैं एक हमारी जो गोल थी, इस जो उस चीज़ को हमें हासिल करने तक हमें इस जंग को जारी रखना चाहिए था, ये इनका कहना है। और ये भी इस चीज़ के फेवर में नहीं है, सीज फायर के फेवर में। नेक्स्ट देखते हैं सुशांत सरीन, सीनियर फेलो ORF के हैं। ही वॉन्ट्स दैट इंडियाज रिस्ट्रेंट कुड एरोड इट्स स्ट्रेटेजिक डिटरेंस अकॉर्डिंग टू हिम इफ इंडिया डज नॉट रिस्पॉन्ड डिसाइसिवली टू प्रोवोकेशंस पाकिस्तान में बी इम्बोल्डेंट। सो ये कहते हैं अगर इंडिया इस चीज़ के खिलाफ रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस और बढ़ सकता है, और वो आने वाले दिनों में और भी कह सकते हो मजबूती से भारत के खिलाफ षड्यंत्र या जो भी कह सकते कंस्पिरेसी कर सकता है। तो ये सब उनका कहना है। सो चूँकि ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट की बात है, तो जो भी कदम सरकार उठाए उसमें भारत की और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखना चाहिए। और अभी हालांकि ये युद्ध जो संघर्ष में है इसमें विराम लग चुका है। तो दोस्तों यही था भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष चल रहा था, उसका मैंने एक समरी लाने की कोशिश की है और समझने की कोशिश की है जो क्या था पूरा मामला और क्यों ये सब हुआ और इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं हमारे राष्ट्र के लिए।
तो आप इस विषय में क्या सोचते हैं, ज़रूर उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या भारत को सीज़ फायर के लिए राज़ी होना चाहिए था और कि नहीं, और आने वाले दिनों में भारत के क्या कदम हो सकते हैं आतंकवाद के खिलाफ। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन पे। ओके, थैंक यू।